नमस्कार, जनमत देख रहे हैं आपके साथ मैं हूं लावनी विनीत। जनमत यानी वो मंच जहां पर हम और आप करते हैं मिलकर बात उन खबरों की जो सीधे रखती है आपसे सरोकार, जो सीधे रखती है देश से सरोकार। और जब हम देश से सरोकार रखने वाली खबरों की बात करते हैं तो उसमें छिपी होती है राष्ट्र सर्वोपरि की भावना। तो इसी राष्ट्र सर्वोपरि की भावना के साथ आज जनमत में जिस पहली खबर का जिक्र हम करने वाले हैं वो बेहद भावुक करने वाली है, क्योंकि लोकतंत्र में राजनीति और राजनीति में भाषाई मर्यादा या आपस में अगर इनका तालमेल ना हो तो स्थिति गड़बड़ लगने लगती है। कुछ ऐसा ही हो रहा है आजकल। लोकतंत्र में बहस और विरोध ये दोनों स्वाभाविक है। तर्क और तथ्य के आधार पर सरकार पर सवाल उठाना विपक्ष का अधिकार है और जिम्मेदारी भी है, लेकिन जब राजनीति की भाषा मर्यादा की सारी सीमाएं लांघ जाए, जब भाषाई शुचिता जिसे कहा जाता है, भाषा की शुचिता अगर यही कटघरे में आ जाए तो फिर सवाल उठते हैं। जब मंच से व्यक्तिगत हमले होने लगे तो सवाल उठते हैं और किसी की स्वर्गीय मां तक को अपमानित करने की कोशिश होने लगे तो सवाल उठते हैं। सवाल सिर्फ राजनीति का नहीं बल्कि पूरे समाज की नैतिकता का बन जाता है। हाल ही में कांग्रेस नेता राहुल गांधी, जो लोकसभा में लीडर ऑफ ऑपोजिशन भी हैं, राहुल गांधी के बयानों को लेकर जो विवाद खड़ा हुआ, उसने एक बार फिर से यही सोचने पर मजबूर किया है कि क्या भारत की राजनीति अब इतनी तल्ख और कटु हो गई है कि यहां रिश्तों और संवेदनाओं की भी कोई इज्जत नहीं बची, कोई सम्मान नहीं बचा। सोचिए कि जब किसी सार्वजनिक मंच से किसी की स्वर्गीय मां को गाली दी जाए तो उसे कैसा महसूस होगा। क्या राजनीति में अब मां तक को गाली देने का स्तर आ चुका है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार की धरती से जनता के सामने अपने दिल का दर्द बयां किया। उन्होंने कहा कि आप सब जानते हैं कि अब मेरी मां का शरीर इस दुनिया में नहीं है। 100 साल की उम्र पूरी करके वो हम सबको छोड़कर चली गई। मेरी उस मां को, जिसका राजनीति से कोई लेना देना नहीं था, जिसका शरीर भी अब नहीं है, उसे आरजेडी और कांग्रेस के मंच से भद्दी भद्दी गालियां दी गई। ये बहुत दुख और कष्ट देने वाला है। उस मां का क्या गुनाह था जो उसे गालियां सुननी पड़ी? प्रधानमंत्री ने साफ कहा कि एक गरीब मां की तपस्या, उसके बेटे की पीड़ा शाही खानदानों के युवराज नहीं समझ सकते। ये नामदार लोग सोने चांदी का चम्मच लेकर पैदा हुए हैं। इन्हें लगता है कि पिछड़े और अति पिछड़े आगे कैसे बढ़ सकते हैं, और इसलिए ये गालियां और इन गालियों की झड़ी लगा देते हैं ऐसे लोग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आगे कहा कि मोदी तो इन्हें एक बार माफ भी कर देगा, लेकिन भारत की धरती मां का अपमान कभी भी बर्दाश्त नहीं करेगी। आरजेडी और कांग्रेस को माफी मांगनी चाहिए। कैसे प्रधानमंत्री मोदी ने अपने दर्द को आज देश के सामने रखा और विपक्ष से एक सवाल पूछा कि क्या यही भाषा की मर्यादा है? सुनिए उन्हीं के शब्दों में। आप सब जानते हैं अब मेरी मां का शरीर तो इस दुनिया में नहीं है। कुछ समय पहले 100 साल की उम्र पूरी करके वो हम सबको छोड़ के चली गई। मेरी उस मां को, जिसका राजनीति से कोई लेना देना नहीं, जिसका शरीर भी अब नहीं है, मेरी उस मां को आरजेडी कांग्रेस के मंच से भद्दी भद्दी गालियां दी गई। माताएं बहनें, मैं देख रहा हूं आपके चेहरे, आपको भी कितना दर्द हुआ होगा। मैं देख रहा हूं कुछ माताओं के आंख में आंसू मुझे नजर आ रहे हैं। ये बहुत ही दुख देने वाला है, कष्ट देने वाला है, पीड़ा देने वाला है। क्या गुनाह
उस मां का क्या गुनाह जैसे भद्दी गाली केवल मेरी मां को नहीं दी गई है, ये भद्दी भद्दी गाली करोड़ों माताओं बहनों को दी गई है। साथियों, एक गरीब मां की तपस्या, उसके बेटे की पीड़ा, ये शाही खानदानों में पैदा हुए युवराज नहीं समझ सकते। ये नामदार लोग तो सोने चांदी का चम्मच लेकर पैदा हुए हैं। वो तो यही मानते हैं कि देश और बिहार की सत्ता इन्हें अपने खानदान की विरासत लगती है। इन्हें लगता है कुर्सी इन्हें ही मिलनी चाहिए। लेकिन आपने, देश की जनता जनार्दन ने एक गरीब मां के कामगार बेटे को आशीर्वाद देकर प्रधान सेवक बना दिया। नवरात्रि शुरू हो रही है और 50 दिन बाद छठी मैया की पूजा होगी। छठ का पर्व मनाया जाएगा। मैं बिहार की जनता के सामने मां को गाली देने वालों से कहना चाहता हूं, मोदी तो तुम्हें एक बार माफ कर भी देगा, लेकिन भारत की धरती ने मां का अपमान कभी बर्दाश्त नहीं किया है। इसलिए आरजेडी और कांग्रेस को सात बहिनी से माफी मांगनी चाहिए। छठी मैया से माफी मांगनी चाहिए। हर गली मोहल्ले में से एक ही आवाज आनी चाहिए, मां को गाली नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। इज्जत पर वार नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ तौर पर अपनी पीड़ा जगजाहिर की। उन्होंने बताया कि कैसे एक बेटा जब अपनी मां के लिए ऐसी बातें सुनता है तो उसके दिल पर क्या बीतती है, और इस धरती पर भारत में मां का अपमान कभी भी बर्दाश्त नहीं किया गया है। लेकिन जब बयानों की, बातों की, भाषा की, शुचिता की बात हो रही है तो राहुल गांधी, उनके लिए ये कोई पहला मौका नहीं है जब भाषा को लेकर, चाहे उन्होंने दिया हो या उनके मंच से दिया गया हो, विवाद खड़ा ना हुआ हो। कभी पीएम को चोर कहकर पुकारना, कभी तू तड़ाक की भाषा में संबोधित करना, तो कभी चुनावी मंचों से अपशब्दों की बौछार करना। इन सब ने कांग्रेस नेता की छवि को बार बार कटघरे में खड़ा किया है। राहुल गांधी ने एक बयान दिया जिसमें उन्होंने कहा कि बीजेपी के लोग तैयार हो जाओ, एटम बम के बाद अब हाइड्रोजन बम आने वाला है। पूरे देश में हम आपकी वोट चोरी का पर्दाफाश करेंगे। आप सोचिए, खुद को विपक्ष का सबसे बड़ा चेहरा बताने वाले राहुल गांधी क्या इसी भाषा में राजनीति करेंगे? क्या यह बयान गंभीर लोकतांत्रिक विमर्श का हिस्सा है या सिर्फ मीडिया में सुर्खियां बटोरने का नया हथकंडा है? असल में राहुल गांधी मुद्दों से ध्यान हटाकर सनसनीखेज बयानों का सहारा ले रहे हैं। बिहार में उनकी वोटर अधिकार यात्रा पहले ही ठंडी पड़ चुकी है। भीड़ जुटाने के लिए लोग जबरन लाए गए, लेकिन जनता के बीच कोई असर नहीं हुआ। जब जमीनी असर नहीं दिखा तो मंच से हाइड्रोजन बम जैसी बातें करना ही एकमात्र सहारा रह गया। इस फ्लॉप फिल्म के फ्लॉप बयान को भी एक बार फिर से आपको सुनाते हैं कि किस तरीके से राहुल गांधी ने पहले एटम बम कहा था, लेकिन एटम बम फुस हुआ तो अब ये नया हाइड्रोजन बम लेकर आए हैं। राहुल गांधी का बयान। बीजेपी के लोग अच्छी तरह सुन लीजिए,
भैया एटम बम का नाम सुना आपने? सुना है एटम बम का नाम? उससे बड़ा क्या होता है? उससे बड़ा क्या होता है? एटम बम से बड़ा हाइड्रोजन बम होता है। होता है नहीं होता है? माधवपुरा में हमने एटम बम दिखाया था। बीजेपी के लोगों तैयार हो जाओ, हाइड्रोजन बम आ रहा है। हाइड्रोजन बम आ रहा है, तैयार हो जाइए। आपकी जो सच्चाई है, वोट चोरी की सच्चाई है, वो पूरे देश को पता लगने जा रही है। राइट? बिहार की जनता, बिहार के युवा, बिहार के महिलाओं से मैं धन्यवाद करना चाहता हूं। यह क्रांतिकारी प्रदेश है। इसने पूरे देश को मैसेज दिया कि वोट चोरी नहीं होने देंगे। और ये जो आपने बिहार में किया है, हमारी जो मदद की, ये पूरे देश में फैल गई है, कोने कोने में फैल गई है। आने वाले समय में मैं आपको गारंटी करके दे रहा हूं, हाइड्रोजन बम के बाद नरेंद्र मोदी जी। तो सवाल ये है कि एक के बाद एक ऐसे बयान, लेकिन क्या ये बयान कांग्रेस के लिए हर बार की तरह कहीं सेल्फ गोल तो नहीं साबित हो जाएंगे? क्योंकि एटम बम और हाइड्रोजन बम जब कहा जाता है तो ये सारे बॉम्ब्स जब युद्ध की परिस्थिति आती है उसके अनुरूप ये परिस्थिति और इन शब्दों का इस्तेमाल होता है। तो क्या चुनाव को राहुल गांधी युद्ध मान रहे हैं? और अगर ऐसी परिस्थिति है तो बिहार की जनता ये सवाल पूछती है कि युद्ध तो उनसे होना चाहिए, वैचारिक युद्ध उनसे होना चाहिए जिन्होंने बिहारी अस्मिता पर ही सवाल खड़े किए थे, जिन्होंने बिहार के डीएनए को ही खराब कहा था। लेकिन ऐसे लोगों के साथ तो राहुल गांधी मंच साझा करते हुए वोट अधिकार यात्रा में नजर आए थे। तो किस लिहाज से बिहार और बिहारी प्राइड की बात करते हैं? अब बात निकली तो दूर तलक गई। बीजेपी ने भी राहुल गांधी के इस बयान पर चुटकी लेते हुए जमकर तंज कसा। किस तरह से तीखे वार बीजेपी की तरफ से हुए, जरा वो बयान भी सुनिए। ये आज तक सूत्री बम भी नहीं बनाए हैं। ये पटाखा फोड़ करके तमाशा करना चाहते हैं। अरे जो लोकतंत्र के डाकू रहा है, जो भ्रष्टाचार के जन्नी के गोद में पला है, जो आतंकवाद, उग्रवाद, अपराध और भ्रष्टाचार को पोषित किया है, वो एक देशभक्त 140 करोड़ जनता को जो परिवार मान के सेवा कर रहा है, उसके बारे में कुछ भी बोलेगा जनता विश्वास नहीं करेगा। एटम बम फोड़ के क्या किए? तो चिट्ठी भी नहीं मरी। तो उसी प्रकार से हाइड्रोजन बम फूटेगा तो कुछ होने को है, कोई मुद्दा है उनका। राहुल गांधी को सांसद बनने का भी अधिकार नहीं है। अगर राहुल गांधी एक सांसद के रूप में चुने गए हैं तो कम से कम किस भाषा का प्रयोग कर रहे हैं उसका उनको ज्ञान होना चाहिए, उसका अर्थ जानना चाहिए। अगर वो हाइड्रोजन बम की बात कर रहे हैं तो हाइड्रोजन बम का तात्पर्य है विनाश। तो क्या वो नागासाकी, हिरोशिमा बनाने की बात कर रहे हैं? खुद लालू यादव के पुत्र और सोनिया गांधी के पुत्र, ये दोनों अप्पू और पप्पू पूरी तरह से नौटंकीबाजी में लग गया है। अपने पद की गरिमा को गिरा रहे हैं। संवैधानिक पद पर बैठा व्यक्ति को अपमान कर रहे हैं। संवैधानिक संस्था के बारे में भ्रम फैला रहे हैं। क्योंकि उन्होंने एटम बम फोड़ने की बात कही थी, तो कौन सा एटम बम फूटा वो समझ में नहीं आया। हाइड्रोजन बम को फोड़ने की बात कर रहे हैं, उससे क्या निकाल करके लाएंगे ये समझ में नहीं आ रहा। जो बेसिक जरूरत है कांग्रेस को, जो कांग्रेस का ढरकता हुआ ढांचा है, उसको मजबूत करने के बजाय राहुल गांधी व्यर्थ में अपनी शक्ति गंवा रहे हैं। राहुल गांधी विदेश के लिए जीते हैं, क्योंकि ये जब से विपक्ष के नेता बने हैं, अब एलओपी भी बने हैं, इनकी समझदारी नहीं बढ़ी है। एलओपी जो होता या विपक्ष का नेता होता, कभी अटल बिहारी वाजपेयी और राम मनोहर लोहिया जैसे लोग थे। देश के बाहर जाकर के गालियां देना ये इनका फितरत हो गया है। ये जॉर्ज सोरोज जैसे लोगों के साथ काम करते हैं जो भारत में आंतरिक कलह चाहता है। कांग्रेस के जो
अस्थायी अध्यक्ष और नेता विपक्ष हैं। बिहार में जो उन्होंने यात्रा निकाली वो पूरी तरह से लाभसो साबित हुई है। आजकल वो केवल मीडिया में बने रहने का एक बहाना खोजते रहते हैं और जो उन्होंने महाराष्ट्र के विषय में आजकल बोलना बंद कर दिए, क्योंकि महाराष्ट्र जिस एजेंसी की रिपोर्ट के आधार पर वो बयानबाजी करते थे, उस एजेंसी ने माफी मांगते हुए अपनी रिपोर्ट को विड्रा कर लिया। इससे ये पता चलता है कि श्री राहुल गांधी जी पूरी तरह से आंतरिक रूप से खोखले हैं, वो बाहरी मतलब। तो बीजेपी साफ तौर पर हमलावर है, तल्ख है। कांग्रेस पार्टी इसे पोल खोल कह रही है, लेकिन इन सब के बीच तय जनता जनार्दन को करना है। भाषाई मर्यादा, भाषा की शुचिता, ये राजनीति में सबसे ज्यादा मायने रखती है और कई बार कुछ ऐसे शब्द, कुछ ऐसे वाक्य, कुछ ऐसी बातें जो खुद के लिए सेल्फ गोल साबित हो जाती है, इसका खुद कांग्रेस पार्टी अनुभव कर चुकी है। तो क्या अपनी इस तरीके की बयानों पर कांग्रेस पार्टी विश्लेषण करेगी? अब उस मामले की बात करते हैं जिसने हर भारतीय के सीने में आग लगा दी है। भारतीय सेना जिस पर हम गर्व करते हैं, जिसकी वीरता, शूरता, बलिदान की कहानियां हर भारतीय के दिल में गूंजती है, आज राजनीतिक लालच और सत्ता के नशे में चूर नेताओं के द्वारा उन्हें ही अपमान किया जा रहा है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का कहना है कि 200 जवान उनके आते ही मैदान से भाग गए। ये कहना केवल एक भद्दा मजाक नहीं है, बल्कि ये हमारे वीर जवानों और पूरे देश की अस्मिता पर सीधा हमला है, क्योंकि ये वही सेना है जिसने करगिल की चोटियों पर तिरंगा फहराया, आतंकवादियों के ठिकानों को ध्वस्त किया, आपदा की हर घड़ी में जनता की जान बचाई। और आज उसी वीर सेना पर इस तरीके की अपमानजनक टिप्पणी ममता बनर्जी की सोच पर फिर से सवाल खड़े करती है। रिपोर्ट देखिए। भारतीय सेना जिस पर हर भारतीय गर्व करता है, जिसकी वीरता और बलिदान की कहानियां हर कोने में गूंजती है, आज राजनीतिक चालबाजियों की भेंट चढ़ रही है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का ताजा बयान कि 200 जवान उनके आते ही मैदान से भाग गए सिर्फ एक भद्दा मजाक नहीं है, बल्कि यह हमारे वीर जवानों के सम्मान पर सीधा हमला है। ये वही सेना है जिसने कारगिल की चोटियों पर तिरंगा फहराया, आतंकवादियों के ठिकानों में जाकर उन्हें समाप्त किया और आपदा की हर घड़ी में जनता की जान बचाई। ममता बनर्जी के ये दुस्साहस बताता है कि सत्ता की लालसा उनके लिए राष्ट्र की अस्मिता से ऊपर है। सवाल ये उठता है कि क्या राजनीति की कुर्सी बचाने के लिए कोई अपने देश की सेना का अपमान करने से भी पीछे नहीं हट सकता? क्या उनके लिए भारत माता की जय और सैनिकों का गौरव सिर्फ एक राजनीतिक खेल है? ये कोई पहला मामला नहीं है। पहले भी ममता बनर्जी ने कई ऐसे बयान दिए हैं जिनसे उनका हिंदू विरोधी और राष्ट्र विरोधी रुख साफ झलकता है। राम मंदिर आंदोलन, भगवा परंपराओं और हिंदू त्योहारों पर उनके तंजपूर्ण और कटु बयानों को कौन भूल सकता है। उनके लगातार राष्ट्र विरोधी रुख और कट्टर राजनीतिक भेदभाव अब खुले तौर पर सेना तक पहुंच गया है। सत्ता के नशे में चूर ममता बनर्जी अपने ताज के लिए देश की सुरक्षा और सेना की गरिमा को ताक पर रख रही हैं। विपक्षी नेता सुवेंदु अधिकारी ने भी इस पर कड़ा कटाक्ष किया है, लेकिन ये केवल शुरुआत है। यह पूरे देश के लिए चेतावनी है कि जब तक हम अपने वीर जवानों का सम्मान और राष्ट्र की अस्मिता की रक्षा नहीं करेंगे, तब तक हमारे सामने इसी तरह की अपमानजनक घटनाएं आती रहेंगी। अब वक्त आ गया है जागने का। भारतीय सेना केवल सैनिक नहीं, हमारी सुरक्षा, हमारी अस्मिता और हमारी पहचान है। किसी भी राजनीतिक आकांक्षा के लिए इसे निशाना बनाना, इसे नीचा दिखाना सीधे तौर पर राष्ट्र विरोधी है। बंगाल की जनता और पूरे देश की जनता को इस सत्ता के अभिमान और राष्ट्र विरोधी मानसिकता के खिलाफ खड़ा होना होगा, क्योंकि जब तक सैनिकों की वीरता का अपमान किया जाता रहेगा, तब तक हमारी अस्मिता सुरक्षित नहीं रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। सवाल यह है कि जो घुसपैठियों को अपना कहें, जो रोहिंग्या बांग्लादेशी मुसलमानों को अपना वोट बैंक मानकर अपना कहें, वो अपनी देश की सेना का सम्मान कैसे सोच सकती हैं?
अब बात करेंगे उस आसमानी आफत की जो सीधे तौर पर हर जगह बरस रही है। देश भर में मॉनसून इस बार राहत नहीं, आफत लेकर आया। मौसम विभाग ने कई राज्यों के लिए रेड अलर्ट जारी कर दिया है। कहीं सड़कों पर पानी भर गया है तो कहीं खेत तालाब बदल गए हैं। वहीं हिमाचल से लेकर उत्तराखंड तक, जम्मू से लेकर पंजाब तक और पंजाब से लेकर हरियाणा तक कमोवेश हर जगह एक ही तस्वीर। भारी बारिश ने जनजीवन को ठप कर दिया है। वहीं पश्चिमी और पूर्वोत्तर भारत में भी अगले कुछ दिनों तक हालात बिगड़ने का अंदेशा जताया जा रहा है। भारतीय मौसम विभाग के मुताबिक ये कहा जा रहा है कि हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में भारी बारिश का रेड अलर्ट है। वहीं गुजरात, कोंकण, गोवा और महाराष्ट्र में अगले 2 से 3 दिनों तक भारी से बहुत भारी वर्षा की चेतावनी भी दी गई है। 4 और 5 सितंबर को गुजरात में अत्यधिक वर्षा होने का अनुमान है, तो मध्य और पूर्वी भारत में भी हालात गंभीर हो सकते हैं। ओडिशा, झारखंड, बंगाल, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कई जगह गरज चमक के साथ बारिश होगी और वहीं पूर्वोत्तर के राज्यों की अगर बात करें तो असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर और त्रिपुरा जैसे पूर्वोत्तर राज्यों में अगले 3 दिनों तक लगातार भारी वर्षा का अनुमान है। लेकिन सबसे खराब तस्वीर, सबसे भयावह तस्वीर हरियाणा से सामने आई है, जहां लगातार हो रही बारिश ने प्रशासन को अलर्ट कर दिया है। यमुना और घग्गर जैसी नदियां उफान पर हैं। सरकार ने 18 जिले में ऑरेंज अलर्ट घोषित कर दिया है। पुलिस और प्रशासनिक कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई है। शाहबाद इलाके के मारकंडा नदी किनारे बसे करीब 15 गांवों की 6000 एकड़ फसल पूरी तरह से जलमग्न हो चुकी है, यानी किसानों की मेहनत बर्बाद हो गई है। वहीं कटवा गांव की स्थिति तो और भी चिंताजनक है। खेत तालाब में बदल चुके हैं, लोग अपने घरों से निकलने को मजबूर हैं और गांव वालों को सरकारी मदद का इंतजार है। ग्राउंड जीरो पर सुदर्शन न्यूज संवाददाता हरेराम मिश्रा पहुंचे तो क्या स्थिति थी, आइए उनकी एक ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। हरियाणा में लगातार बारिश से बाढ़ के हालात बन चुके हैं। कई इलाकों में पानी जमा हो चुका है। नदियों की बात करें तो यहाँ पर यमुना, घग्गर नदी, टांगड़ी और मारकंडा नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। सरकारी अधिकारियों की छुट्टी निरस्त कर दी गई है। उन्हें एहतियात के तौर पर अपने स्टेशन पर ही रहने की हिदायत दी गई है। चारों नदियां, यमुना हो चाहे घग्गर, टांगरी और ये मारकंडा, इन सभी नदियों के किनारों पर जो गांव बसे हुए हैं उनको एहतियात के तौर पर अलर्ट किया गया हुआ है। पूरा हरियाणा हाई अलर्ट है कि कोई भी अप्रिय घटना ना घट सके। हम यहाँ पर मारकंडा नदी के तटबंध के पास हैं। आप देखेंगे कि किस तरीके से लबालब जो है मारकंडा नदी बह रही है। इस समय खतरे के निशान से भी ऊपर मारकंडा नदी बह रही है। 256 मीटर इसका खतरे के निशान का लेवल है। उस 256 मीटर से ऊपर मारकंडा नदी इस समय बह रही है। हरियाणा में बाढ़ के क्या हालात हैं, इसी को आपको करीब से दिखाने के लिए हम शाहबाद के पूरा गांव एक तरीके से डूब चुका है और गांव को जोड़ने वाली जो सड़क है वो भी टूट चुकी है। आप देख सकते हैं कि नदी में बह रही है, वो काफी तेज धारा है और इसको पार करके गांव में जाना भी आसान काम नहीं है। तकरीबन आसपास के अगर गांव की बात करें तो 10 से 15 गांव हैं जो पूरी तरीके से बाढ़ से प्रभावित हैं और इस पूरे इलाके में मारकंडा नदी बहती है और उस नदी को खतरे के निशान से ऊपर बहने के कारण तकरीबन 256 मीटर उसका खतरे का निशान है, उसको पार करके इस समय बह रही है। और वही पानी आप देख सकते हैं आसपास के पूरे इलाकों में फैल चुका है और भारी नुकसान यहाँ पर गांव के लोगों को उठाना पड़ रहा है। कई हजार एकड़ में जो धान जीरी की फसल बोई गई थी वो भी पूरी तरीके से तहस नहस हो चुकी है। कैमरामैन सुनील के साथ हरेराम मिश्रा, सुदर्शन न्यूज, मारकंडा, शाहबाद।
तो नदियां उफान पर हैं, नाले उफान पर हैं, चारों तरफ परिस्थिति ऐसी है जैसे जल प्रलय आया हो। लेकिन ये परिस्थिति हमें सावधान कर रही है, सचेत कर रही है। प्रकृति हमें बार बार संकेत दे रही है कि अभी नहीं चेते तो आने वाला वक्त इससे भी बुरा होगा। आगे बढ़ते हैं, बात अब मराठा आरक्षण की कर लेते हैं। मराठा आरक्षण की मांग को लेकर कई दिनों से आजाद मैदान में आमरण अनशन पर बैठे समाजसेवी मनोज जरांगे पाटिल ने आखिरकार अनशन वापस ले लिया। राज्य सरकार द्वारा मराठा समाज की सभी मांगे मान्य किए जाने के बाद यह ऐतिहासिक फैसला हुआ। सरकार ने निर्णय लिया है कि खासतौर से जो भाग्यनगर गजट यानी हैदराबाद का जो गजट है उसके आधार पर मराठवाड़ा के मराठा समाज को और सतारा गजट के आधार पर पश्चिमी महाराष्ट्र के मराठों को कुणबी प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा। इसके लिए 2 अलग अलग जीआर जारी किए जाएंगे। पश्चिमी महाराष्ट्र के मराठों को 1 महीने के भीतर प्रमाण पत्र दे दिए जाएंगे। इस निर्णायक समझौते में उप समिति के अध्यक्ष एवं कैबिनेट मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटिल की महत्वपूर्ण भूमिका रही। उनके साथ कैबिनेट मंत्री उदय सामंत, शिवेंद्र राजे भोसले, प्रताप सरनाइक सहित कई वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे। अनशन समाप्त होते ही आजाद मैदान में भारी उत्सव का माहौल बन गया। गुलाल उड़ाए गए, नारेबाजी हुई, जल्लोष के बीच सामाजिक कार्यकर्ता और नागरिक आनंद व्यक्त करते हुए यहां नजर आए। इस ऐतिहासिक निर्णय से मराठा समाज के लंबे संघर्ष को न्याय मिला है और जरांगे पाटिल ने मुख्यमंत्री और दोनों उप मुख्यमंत्रियों का आभार व्यक्त किया है। इस पर कैबिनेट मंत्री उदय सामंत जी ने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। मराठा समाज का निकलता उसको न्याय देने के लिए महायुति की सरकार प्रतिबद्ध है, यह हमने दिखाया है। और इससे जो अगर घटक है उनके ऊपर भी अन्याय नहीं होगा, ये हमारी जिम्मेदारी है। और अब बात इधर भारत की विदेश नीति की। भारत की विदेश नीति और समुद्री रणनीति का मूल हमेशा से यही रहा है कि पड़ोस और हिंद महासागर क्षेत्र में शांति और साझेदारी को मजबूत किया जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सागर दृष्टि यानी सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन ने भारत को न सिर्फ एक बड़ी नौसैनिक शक्ति के रूप में बल्कि एक जिम्मेदार और विश्वसनीय साझेदार के रूप में स्थापित कर दिया है। इस दृष्टि को आगे बढ़ाते हुए भारतीय नौसेना का प्रथम प्रशिक्षण स्क्वाड्रन सेशल्स के पोर्ट विक्टोरिया पहुंचा। यहां यात्रा सिर्फ सैन्य मौजूदगी का ये यात्रा केवल प्रतीक नहीं थी, बल्कि मित्रता, विश्वास और साझा विकास का प्रतीक है। हिंद महासागर में भारत की बढ़ती रणनीतिक मौजूदगी और दोस्ती का एक और उदाहरण सामने आया है। भारतीय नौसेना का प्रथम प्रशिक्षण स्क्वाड्रन सेशल्स के पोर्ट विक्टोरिया पहुंचा, जिसमें आईएनएस तीर, आईएनएस शार्दुल और सीजीएस सारथी शामिल हैं। ये जहाज इस समय दक्षिण पश्चिम हिंद महासागर क्षेत्र में लंबी दूरी की प्रशिक्षण तैनाती पर है। पोर्ट पर भारतीय जहाजों का भव्य स्वागत हुआ। सेशल्स डिफेंस फोर्स ने पूरे सम्मान के साथ भारतीय नौसेना का अभिनंदन किया। नौसेना गार्ड और बैंड ने परेड कर भारत की शक्ति, अनुशासन और परंपरा का प्रदर्शन किया। ये दृश्य न केवल सैन्य सहयोग का था, बल्कि भारत और सेशल्स के बीच गहरी दोस्ती का संदेश भी था। लेकिन ये यात्रा केवल रक्षा तक सीमित नहीं है। इसमें संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास, क्रॉस डेक विजिट्स, योग सत्र, सांस्कृतिक कार्यक्रम और खेल प्रतियोगिताओं को भी शामिल किया गया है। ये गतिविधियां दोनों देशों के नौसैनिकों और नागरिकों के बीच आपसी विश्वास और सांस्कृतिक जुड़ाव को और ज्यादा गहरा बनाएगी। जब हम सेना की बात कर रहे हैं तो उधर लद्दाख से भी एक बड़ी खूबसूरत तस्वीर आई है। लद्दाख में सैन्य और सिविल क्षेत्रों के समन्वय को नई दिशा देते हुए फायर एंड फ्यूरी कोर के तत्वाधान में आयोजित 5 दिवसीय मिलिट्री सिविल फ्यूजन कैप्सूल 2025 का समापन मिलिट्री स्टेशन में हुआ, करू मिलिट्री स्टेशन में हुआ। इस कार्यक्रम ने शिक्षा, स्वास्थ्य, राजस्व, पुलिस, ग्रामीण विकास, पर्यटन, लोक प्रशासन और सेना सहित विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग को मजबूत करते हुए आत्मनिर्भर भारत के विजन को साकार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कार्यक्रम के अंतिम दिन सेना अधिकारियों ने माननीय लेफ्टिनेंट राज्यपाल श्री कविंद्र गुप्ता जी को फ्यूजन कैप्सूल की संरचना और रणनीतिक उद्देश्यों की जानकारी दी।
इसके बाद डॉक्टर पवन कोटवाल, मुख्य सचिव लद्दाख, ने पूर्वी लद्दाख में रिवर्स माइग्रेशन और सीमा गांवों की स्थापना पर विस्तार से चर्चा की। उन्होंने हाई ऑल्टीट्यूड क्षेत्रों में स्थायी बसावट के लिए सुरक्षा, सतत विकास, आजीविका और जलवायु संवेदनशील योजना पर भी जोर दिया। कार्यक्रम में प्रशासन की ओर से चलाए जा रहे दोहरी उपयोग वाली अवसंरचना और एकीकृत विकास पहल पर भी प्रकाश डाला गया। त्रिशूल डिवीजन के जीओसी ने ऑपरेशन सद्भावना के तहत सेना की भूमिका, बुनियादी ढांचे के विकास और स्थानीय समुदाय सशक्तिकरण पर भी बल दिया। सेना ने शिक्षा, स्वास्थ्य और कौशल विकास के माध्यम से न केवल क्षेत्र की सुरक्षा सुनिश्चित की, बल्कि स्थानीय जीवन स्तर को भी बेहतर बनाया है। ओपन हाउस सत्र में पैनलिस्ट और प्रतिभागियों ने लद्दाख के विकास के अवसरों और चुनौतियों पर खुलकर विचार विमर्श किया। लेफ्टिनेंट जनरल हितेश भल्ला ने स्थानीय शासन, तकनीकी नवाचार और सामाजिक विकास के साथ रक्षा तैयारियों को एकीकृत करने की आवश्यकता पर बल दिया। लद्दाख के राज्यपाल कविंद्र गुप्ता जी ने रणनीतिक सैन्य सिविल साझेदारी और लद्दाख के सतत समावेशी विकास की दिशा में विजन भी साझा किया। समापन सत्र में जीओसी ने सभी वक्ताओं और पैनलिस्ट को उनके योगदान के लिए सम्मानित भी किया। कार्यक्रम ने यह स्पष्ट कर दिया कि लद्दाख के समग्र विकास और सुरक्षा के लिए सैन्य और नागरिक सहयोग दोनों ही अनिवार्य है। ये पहल भविष्य में क्षेत्र की प्रतिरोधक क्षमता, समृद्धि और स्थायित्व को सुनिश्चित करने के लिए एक मजबूत आधार तैयार करती है। और आइए जनमत में अब हम आखिरी पड़ाव पर आ चुके हैं, यानी आज की गुड न्यूज का समय हो चुका है। और जब हम गुड न्यूज की बात करते हैं तो हमने आपसे एक वादा किया है कि जब तक गणेश महोत्सव चलेगा, बप्पा के अलग अलग रूपों का दर्शन आपको कराते रहेंगे। तो गुड न्यूज में बप्पा के दर्शन में आज बेहद खास तस्वीर आपके लिए है। लोकमान्य तिलक जी ने जिस गणेशोत्सव को समाज को जोड़ने, संस्कृति को संवारने और राष्ट्रीय चेतना जगाने का माध्यम बनाया, उसी विरासत को ठाणे की पंच पखाड़ी में नरवीर तानाजी सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडल ने आधुनिक सौंदर्य और ऐतिहासिक गहराई के साथ आगे बढ़ाया है। इस वर्ष मंडल ने महाराष्ट्र की वीर भक्ति परंपरा का केंद्र माने जाने वाले 11 जागृत मारुति के दर्शन एक ही परिसर में कराकर न सिर्फ भक्ति का पर्व रचा, बल्कि इतिहास, स्थापत्य और सामूहिक श्रम की अद्भुत मिसाल भी पेश की है। पंचपखाड़ी स्थित नरवीर तानाजी सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडल ने इस बार भक्तों के लिए ऐसा दृश्य रचा है जो भक्ति के साथ इतिहास को भी जीवंत कर देता है। डॉक्टर जितेंद्र आवाड़ के मार्गदर्शन में मंडल ने 11 जागृत मारुति के दर्शन कराए हैं। 47 वर्षों से विराजमान ठाड़ेचा राजा की भव्य सजावट और एक प्राचीन मंदिर का पुनर्निर्मित दृश्य देखने के लिए श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। 17वीं शताब्दी में समर्थ रामदास जी ने स्वराज्य की रक्षा साधना के प्रतीक के रूप में महाराष्ट्र में अनेक हनुमान मंदिर प्रतिष्ठित किए थे। परंपरा में वर्णित 11 जागृत मारुति शौर्य, अनुशासन और जनबल के प्रतीक है। आज भी वो समाज को ऊर्जा प्रदान करते हैं और इन्हीं की प्रतिमाएं और उनकी स्थापत्य भावना इस वर्ष ठाणे में एक ही स्थान पर साकार की गई है, ताकि हर भक्त, हर परिवार बिना दूर दूर की यात्राएं किए इस विरासत का दर्शन कर सके। मंडप में 4 विशाल स्तंभों पर 15 फुट ऊंचा मंदिर संरचना को खड़ा किया गया है। फाइबर, लकड़ी और प्राकृतिक रंगों से काफी ऊंचा पत्थर और दीवार का आभास रचा गया है। 61 फीट ऊंची दीवार बनाई गई है। ऐसा लगता है कि ये जो दीवार है वो 61 फीट ऊंची है। अंदर की अगर बात की जाए तो हॉल बेहद बड़ा है, सभा भवन बहुत बड़ा है, भव्य यहाँ पर प्रवेश द्वार बनाया गया है। सब कुछ ऐसा है जैसे कि किसी प्राचीन धरोहर में कदम रख दिया गया हो। आकर्षक विद्युत प्रकाश इस स्थापत्य की गरिमा को और ज्यादा बढ़ा रहा है। सजावट का दायित्व मंदार मोहन गोले ने निभाया है, जबकि मूर्तिकार केदार घाटे की रची 8 फीट ऊंची प्रतिमा मन को मोह रही है। सैकड़ों स्वयंसेवक दिन रात यहाँ पर सेवा कार्य में जुटे हैं और यही सामूहिकता गणेशोत्सव की आत्मा है। और चलिए इसी के साथ जनमत में आज बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ।
जय हिंद।